हेलो बच्चों, हम शक्ति का अध्ययन कर रहे थे जिसमें हमने शक्ति की अर्थ परिभाषा का अध्ययन किया और उसके बाद हमने शक्ति के स्रोतों का व्यापक अध्ययन किया। आज हम जो है शक्ति की प्रकृति का अध्ययन करेंगे, है ना। तो शक्ति की प्रकृति में इसकी विशेषताएं, इसके लक्षणों पर विचार किया जाता है और इसके बारे में हम बारी बारी से एक एक पॉइंट पे विचार करेंगे। पहले जो पॉइंट हमारा आता है वो है शक्ति संबंधात्मक होती है। इसका अर्थ यह है कि अन्य व्यक्तियों के अभाव में किसी एक व्यक्ति की शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है। शक्ति का व्यवहारिक अर्थ यही है कि एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के आचरण को अपने के अनुकूल मोड़ने में समर्थ हो। जिस प्रकार शक्ति के अस्तित्व एवं क्रियाशीलता के लिए एक से अधिक व्यक्तियों का मौजूद होना जरूरी है, शक्ति के प्रसंग में जो बात व्यक्तियों के बारे में कही गई है वही समूहों के बारे में भी कही गई है ना। तो इसमें यह आवश्यक है कि सदैव एक से अधिक इकाइयां मौजूद हो और इसे विभिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों से बने समूहों के बीच में पाए जाने वाले संबंधों के आधार पर भी प्रकट किया जा सकता है। किसी समूह की शक्ति के अस्तित्व एवं क्रियाशीलता के लिए अन्य समूहों का मौजूद होना जरूरी है। इस प्रकार किसी संस्था की शक्ति के अस्तित्व एवं क्रियाशीलता के लिए अन्य संस्थाओं की उपस्थिति भी अनिवार्य है। इस आधार पर हम ये देख सकते हैं कि जो विशेषता है कि शक्ति की अवधारणा के लिए आवश्यक है कि शक्ति का प्रयोग करने की आकांक्षा करने वाला कम से कम 2 कर्ता हो। इस स्थिति में ही शक्ति क्रियाशील होती है और इन दोनों कर्ताओं में से एक आदेश देता है और दूसरा उसका अनुकरण करता है। राजनीति में यह संबंध प्रभु एवं अधीनस्थ अथवा शासक और शासित के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। दूसरा पहलू ये दिखाई देता है इस अवधारणा का कि प्रभु एवं अधीनस्थ कभी भी अधीनस्थ पूर्ण शक्तिहीन नहीं होता। अतः कोई प्रभु तब तक ही प्रभु होता है जब तक कि अधीनस्थ उसकी शक्ति का अनुकरण करने को तैयार होते हैं। इस प्रकार शक्ति अधीनस्थ पर प्रभु की शक्ति निरपेक्ष नहीं होती, अपितु यह अधीनस्थ की शक्ति के संदर्भ में ही होती है ना। आया समझ में कि कभी भी अधीनस्थ पूरी तरह शक्तिहीन नहीं होता। जब तक हम शक्तिशाली की आज्ञाओं को मानते रहेंगे तभी तक वो शक्तिशाली है, और जब अधीनस्थ उसकी शक्ति को स्वीकार करने से मना कर देता है तो वो शक्ति का जो है प्रतिमान बदल जाता है। तो इस तरह से शक्ति कोई निरपेक्ष जो नहीं है, अधीनस्थ के संदर्भ में ही वह शक्तिशाली कोई व्यक्ति माना जाता है। यद्यपि तीसरा जो इसका पहलू देखने को मिलता है वो ये है कि यद्यपि अधीनस्थ के प्रसंग में प्रभु की शक्ति उच्च होती है किंतु यह सर्वोच्च नहीं होती। वस्तुतः प्रत्येक प्रभु अन्य किसी प्रभु के अधीन होता है। दूसरे शब्दों में कोई भी प्रभु की शक्ति सर्वोच्च नहीं होती, अपितु प्रत्येक शक्ति के अधीन किसी न किसी अन्य शक्ति के अधीन होता है। जैसे पदक्रम होता है ना, कि कोई क्लर्क है, उसके ऊपर अधिकारी है, उसके ऊपर भी अधिकारी है। तो इस तरह से शक्ति जो है वो निरपेक्ष नहीं है, उस अधिकारी का भी कोई अधिकारी होता है ना। तो वो सर्वोच्च शक्तिशाली नहीं होता और वह दूसरों के अधीन ही शक्ति मानी जाती है। दूसरा जो लक्षण शक्ति की प्रकृति के रूप में हमें देखने को मिलता है वो है अन्य शक्तियों की आवश्यकता। यानी शक्ति के अनेक रूप हैं, जैसे राजनीतिक शक्ति, सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, धार्मिक शक्ति, विचार शक्ति, जनमत की शक्ति आदि। किसी एक समाज में किसी भी समय शक्ति के ये विभिन्न रूप एक साथ पाए जाते हैं। सिद्धांत रूप में शक्ति के ये विभिन्न प्रकार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात शक्ति का कोई एक प्रकार शक्ति के किसी दूसरे प्रकार के अधीन नहीं माना जाता। व्यवहार में शक्ति के ये विभिन्न प्रकार परस्पर प्रतिद्वंदी हो सकते हैं अथवा वे एक दूसरे के साथ सहयोगी रुख भी अपना सकते हैं। शक्ति के ये विभिन्न प्रकार जिस मात्रा में एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदता अथवा सहयोग रखते हैं उस मात्रा तक उस समाज में शक्ति की कमी अथवा वृद्धि में होती है ना। राजनीतिक, सामाजिक, सैनिक शक्ति या जो भी और भी जो विचार शक्ति, जनमत की शक्ति, ये परस्पर एक दूसरे से सहयोगी होंगे तो शक्ति में वृद्धि होगी, और अगर प्रतिद्वंदता रखेंगे तो शक्ति का ह्रास होगा। तीसरा पॉइंट है शक्ति की जो प्रकृति का, वो है वास्तविक शक्ति एवं संभावित शक्ति।
यानी शक्ति स्वयं एक इकाई है, किंतु प्रयोग की दृष्टि से शक्ति के दो पक्ष होते हैं, वास्तविक शक्ति और दूसरा संभावित शक्ति। शक्तिवान शक्ति के जिस अंश का प्रयोग वास्तव में कर रहा होता है उसे वास्तविक शक्ति कहा जाता है। संभावित शक्ति ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग किसी राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शक्तिवान के द्वारा किया जा सकता है, भले ही वर्तमान में उसका प्रयोग नहीं कर रहा हो। चौथा पॉइंट है, शक्ति औचित्य के गुण वाली होती है। जब शक्ति में औचित्य का गुण नहीं होता तब वह शक्ति नहीं होती, वह बल कहलाता है तथा बल दमनपूर्ण एवं अत्याचारी होता है। शक्ति का प्रमुख लक्षण उसकी औचित्य पूर्णता है। किसी शक्ति को औचित्य तब तक प्राप्त होता है जब तक उसका उद्देश्य जनहित की रक्षा एवं वृद्धि होता है। इस स्थिति में उसे जन सहमति मिलती है। जन सहमति पर आधारित होने पर शक्ति के अस्तित्व को स्थायित्व मिलता है और उसकी क्रियाशीलता एवं प्रभाव में वृद्धि होती है। समझ में आएगा कि जैसे कोई शक्ति दमन पे आधारित होगी तो वो शक्ति नहीं है, बल्कि बल प्रयोग है। किंतु जो शक्ति औचित्य के गुणों पर आधारित होगी, औचित्य के गुणों पर मैंने कि जनता की रक्षा के लिए शक्ति होगी, उसके कल्याण के लिए जो शक्ति होगी, वो शक्ति जो है शक्ति औचित्य वाली कहलाती है और इसको स्थायित्व भी मिलता है। पांचवा है, शक्ति का निरंतर संचय जरूरी है ना। शक्ति अपनी प्रकृति के से एक साधन है। इसका अस्तित्व किन्हीं निश्चित एवं औचित्यपूर्ण लक्षणों को प्राप्त करना होता है, किंतु शक्ति की यह प्रकृति है कि वह न केवल अपने रूप व स्थिति की रक्षा करना चाहती है, अपितु शक्ति लगातार अपनी वृद्धि एवं संचय भी चाहती है। यदि शक्ति द्वारा अपनी रक्षा, वृद्धि एवं संचय का प्रयत्न रोक दिया जाता है तो शीघ्र ही उसका अंत हो जाता है, किंतु जब शक्ति अपनी रक्षा, वृद्धि एवं संचय का प्रयत्न करती है तो शक्ति स्वयं अपना साध्य बन जाती है। तो इस प्रकार शक्ति की एक विशेषता यह है कि यह एक सिद्धांत के रूप में मात्र एक साधन होने के बावजूद स्वयं में एक साध्य होती है। यानी किसी भी राष्ट्र को निरंतर शक्ति का संचय, शक्ति का प्रदर्शन, शक्ति का विस्तार करते रहना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निरंतर नई नई शक्ति समीकरणों का उदय होता रहता है। तो इसलिए निरंतर इसका संचय करना, इसका जो है वृद्धि करना चाहिए, तभी वो है साध्य बन पाती है। तो इस तरह से हमने ये शक्ति की जो प्रकृति का और इसके लक्षणों का अध्ययन किया और इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि शक्ति सदैव ही एक अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में होती है और इसके विविध आयामों से जोड़कर अधीनस्थों की स्वीकृति पर आधारित ही शक्ति जो है औचित्यपूर्ण वाली होती है। धन्यवाद।